Assalamu alaikum. Dear students, welcome back for our next lecture. Uh, we have already discussed about large-scale chromosome changes. Now our next topic is about mutations at small scale. इसका मतलब ये होगा कि हम मतलब एक न्यूक्लियोटाइड या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइप्स कितनी हैं और उसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए का अगर कोई सीक्वेंस है और उसमें ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे में चेंज हो तो इससे अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फिगर में फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये रैबिट्स की डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, इनमें फूड कलर डिफरेंट है, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। जो बुक मैंने इसके लिए यूज़ करनी है वो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस है, 10th एडिशन को फॉलो कर रहा हूँ। ग्रिफिथ की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 16 है, म्यूटेशन रिपेयर एंड रिकम्बिनेशन। तो आई होप आप लोगों के पास ऑलरेडी ये वाला एडिशन होगा इस बुक का। नहीं है तो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, वेरिएंट्स, ये फॉर एग्जाम्पल माउस है, इसमें आप देखें तो डिफरेंट कोड कलर्स हैं, इनमें वेरिएशंस हैं, इनको वेरिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फिनोटिपिक डिफरेंसेस हों फॉर वन और मोर करेक्टर्स, तो उनको वेरिएंट्स कहते हैं। Individuals that show phenotypic differences in one or more particular characters are called variants or even genetic variants. उसकी अब रीज़न क्या है, उस वो भी देखेंगे। उसमें एक चीज़ चलेगी, एक और एग्जांपल भी है साथ। इसमें काऊ है, काऊ की डिफरेंट टाइप्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे भी एक ही मतलब स्पीशीज़ तो एक ही है, लेकिन उसके आगे काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। तो फिर फाइंड आउट करने के लिए सीक्वेंसिंग, फॉर एग्जांपल होल जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाती है, पूरा जीनोम सीक्वेंस करके फिर उनके जो जीनोम्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद फिर देखा जाता है कि कौन से जीन सीक्वेंसेस हैं जो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल बिटवीन दिस फिनोटाइप एंड दिस फिनोटाइप। तो उससे फिर पता चल जाता है कि अगर ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो तो फिनोटाइप चेंज हो सकती है। ये प्लॉस वन एक रिसर्च जर्नल है जिसमें रिसर्च पब्लिश होती है। अच्छा, so there are two major processes that are responsible for genetic variation. One of them is mutation and the other one is recombination. अब ये क्या है? इसमें फॉर एग्जांपल देखें, ये कि कोई क्रोमोसोम है, ये उसके दो लोकस हैं, कोई भी दो पोजीशंस हैं, दो जीन्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। अच्छा, उसकी रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो रेप्लिकेशन में जो रेप्लिकेशन हो रही है, ये वाला जो रीजन है, ये फॉर एग्जांपल ये दो दफ़ा रेप्लिकेट हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी अब ओरिजिनल दो कॉपीज थी लेकिन अब तीन कॉपीज बन गई। तो ये रिकम्बिनेशन हो गया, मतलब वो जो जीन्स थे या सीक्वेंसेस थे उनके नए कम्बिनेशंस बन गए हैं, पहले दो का कम्बिनेशन था, अब तीन का। अच्छा, अब उस रीजन में से अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चेंज होता है, कोई फॉर एग्जांपल डी सीक्वेंस था वो ई में चेंज हो गया, ये म्यूटेशन। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। रिकम्बिनेशन है नए कम्बिनेशंस, न्यू कम्बिनेशंस। जैसे आप फॉर एग्जांपल कार्ड्स खेलते हैं तो कार्ड्स में 52 आपके पास कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कार्ड्स को आप डिफरेंट टाइप से डिफरेंट वे से शफल भी कर सकते हैं, तो वो रिकम्बिनेशन होगी। लेकिन उनके अगर वो कार्ड्स को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो वो म्यूटेशन कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये रीजन्स हैं कोई, ठीक, उनको वो रिपीट हो गई हैं, कम्बिनेशन नए बन गए, पूरी कम्बिनेशन है, उनमें स्मॉल मॉडिफिकेशन हुई है, एक न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड की, तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। इसमें और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, वो भी हम एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ए म्यूटेशन रेफर्स टू ए परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ए जीन और ए क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज है अल्टीमेटली अगर मतलब जीन में हो रहा है तो क्रोमोसोम में भी होगा, लेकिन ज़्यादा वो फोकस्ड होगा जीन लेवल पे। Recombination refers to exchange of DNA strands, producing new nucleotide rearrangements। ये जो ये मतलब क्रॉसिंग ओवर में
या किसी और वजह से जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस अगर हो जाए या एक्सचेंज हो जाए, वो रिकॉम्बिनेशन होगा। सो ए चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम, वही बात है, ये जीनोम की रीअरेंजमेंट है। अच्छा, दे द थ्री टाइप्स आर, उसकी मतलब टाइप्स हैं वो हम काफ़ी सारी देखेंगे, लेकिन जनरल इन्होंने देखी बताई हुई है। पॉइंट म्यूटेशंस हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं। तो इसके तीन टाइप्स हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशंस हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है, ट्रांसपोजिशन है। अच्छा, ये इट इज जनरली कॉज्ड बाय एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ गैमीट्स, सेल डिवीजन जब हो रही होती है, मोस्टली मियोसिस में मेरा ख्याल है। अच्छा, तो ये मतलब नेचुरली भी होती है, इन्होंने वैसे इधर लिखा हुआ है, लेकिन नेचुरली भी होती है। लेकिन जनरली अगर कहा जाए तो ये एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो म्यूटाजेंस हैं उनकी वजह से ये मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आती हैं, तो ये मोस्टली नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है। तो अल्टीमेटली अगर एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से वो स्मॉल स्केल चेंजेस होंगे जीनोम में। यहाँ पे मतलब पूरे क्रोमेटिड्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ये लार्ज स्केल चेंजेस होंगे। अच्छा, इसकी कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशन में रिलेटिवली कम है, मतलब इन्वॉल्व जरूर है एवोल्यूशन में, लेकिन अगर ये रीअरेंजमेंट्स हो रही हैं, रिकम्बिनेशन हो रही है, तो उसकी एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फास्ट हो जाती है एवोल्यूशन। अच्छा, इसकी वजह से न्यू एलील्स प्रोड्यूस हो जाते हैं अंडर जेनेटिक वेरिएबिलिटी टू ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। एक जगह पे फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में या पाकिस्तान में जो काऊ की पॉपुलेशन है, तो उसमें म्यूटेशंस आए, तो वो पॉइंट म्यूटेशंस आए तो म्यूटेशंस होंगी, वो सिर्फ पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी। अच्छा, ये जो लार्ज स्केल है, ये मतलब एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अगर 50 काउज हैं तो उनमें से एक काउ का जीनोम अगर चेंज हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी एवोल्यूशन सेपरेट हो जाएगी बाकी 49 से। ये थोड़ा सा इस तरह है। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशंस को। ठीक है, म्यूटेशंस मतलब रिकम्बिनेशंस को भी डिस्कस नहीं करेंगे। म्यूटेशंस, सिंपल म्यूटेशंस जो है उनको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियोटाइड या 2 4 10 न्यूक्लियोटाइड्स तक का चेंज होता है। उससे ज़्यादा हो तो वो फिर वो रीअरेंजमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए जीन म्यूटेशन। It refers to the alteration or change of a single base pair of DNA or of a small number of adjacent base pairs इकट्ठे ही हों। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, तो ये स्टार्ट कोडॉन है ATG, ये स्टॉप कोडॉन है TH, तो इसमें G जो था वो T में रिप्लेस हो गया। ये एक सिंपल पॉइंट म्यूटेशन है। अच्छा, अब पॉइंट म्यूटेशन की टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी, कितनी इसकी टाइप्स हैं, फिर उसके अल्टीमेटली हम रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरफ होंगी उसकी म्यूटेशंस टाइप्स, फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है उसका, फिनोटाइप को वो कैसे अफेक्ट करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के। इसमें ये एक नॉर्मल जीन का सीक्वेंस है कोई भी, ठीक है, A C ये सारा दिया गया हुआ है। इसको कोडोन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कोडोन 1 है, इसमें ये पहले 3 न्यूक्लियोटाइड है, कोडोन 2 है, कोडोन 3 है, कोडोन 4 है। आप लोगों को ये भी पता है कि जो एवरी कोडोन है इट कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। तो कोडोन 1 फॉर एग्जांपल उसे थ्रियोनिन एक अमाइनो एसिड बनेगा, कोडोन 2 से लाइसिन है, आर्जिनिन है और ग्लाइसिन। तो नॉर्मल जो सीक्वेंस है उसको वाइल्ड टाइप सीक्वेंस कहेंगे। वाइल्ड टाइप सीक्वेंस से ये 4 अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। अच्छा, फिर जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं उसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। एक को बेस सब्स्टिट्यूशंस कहा जाता है और दूसरी को इंडल कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। तो इंडल को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बेस सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि बेस सब्स्टिट्यूशंस क्या है। सब्स्टिट्यूट है मतलब वो एक्सचेंज हो जाना है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ चेंज हो जाए, उसको बेस सब्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, तो बेस सब्स्टिट्यूशंस आर म्यूटेशंस इन विच वन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। अच्छा, फिर इसकी आगे दो टाइप्स हैं। बेस सब्स्टिट्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसपर्शंस। अब ट्रांजिशन क्या है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स की क्लास सेम हो, ठीक है, तो वो एक जैसे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में चेंज हो,
तो उनको ट्रांजिशंस कहते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक्सचेंज हो तो ट्रांसवर्शंस कहा जाता है। टाइप का मतलब क्या है कि आप लोगों ने प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स पढ़ा होगा। तो प्यूरीन्स आपको पता है कि ए और जी हैं, पायरिमिडीन्स आपके पास सी और टी है। तो अगर एक प्यूरीन प्यूरीन के साथ रिप्लेस हो और पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस हो, उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। So if you define it, a transition is the replacement of a base by the other base of the same chemical category. For example, a purine is replaced by a purine, like A is replaced by G or G is replaced by A. Or pyrimidine is replaced by pyrimidine from C to T or T to C. दूसरी टाइप है ट्रांसवर्जन, तो इस ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा। ट्रांजिशन में सिमिलर केमिकल कैटेगरी थी, यहाँ पे ऑपोजिट केमिकल कैटेगरी होगी। मतलब एक प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस होगी और या पायरिमिडीन प्यूरीन के साथ रिप्लेस होगी, उसको ट्रांसवर्जन कहा जाता है। तो ट्रांसवर्जन इज ऑपोजिट द रिप्लेसमेंट ऑफ ए बेस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय ए बेस ऑफ अदर। So in this case, either a pyrimidine is replaced by a purine. For example, C is replaced by A, C is replaced by G. तो ये काफ़ी सारे combinations हैं। और purine is replaced by pyrimidine as it is given here. तो अब ये म्यूटेशंस के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये जो प्रोटीन इससे बनेगी जीन से, उस प्रोटीन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन के। तो सबसे पहले तो है सिनोनिमस म्यूटेशन। सिनोनिमस म्यूटेशन में क्या होता है कि मतलब न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया है, या ट्रांजिशन हुई है या ट्रांसवर्जन कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से जो नया कोडोन बनता है वो सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा। अगर आपको याद हो, जब आप लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि समटाइम्स एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड्स एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। तो फिर होगा यहाँ पे क्या कि अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो अल्टीमेटली जो नया कोडोन बनेगा वो दोबारा उसी न्यूक्लियो अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा। तो इन दिस केस हम देखते हैं यहाँ पे जो कोडोन 3 है AGA, वहाँ पे इस ए की जगह पे सी आ गया है, AGC बन गया। लेकिन अल्टीमेटली ये कोडोन भी आर्जिनिन को ही कोड कर रहा है, तो इसको सिनोनिमस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब म्यूटेशन होगी डीएनए लेवल पे, लेकिन उसकी वजह से प्रोटीन सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको सिनोनिमस म्यूटेशन कहते हैं। तो अल्टर्ड कोडोन स्पेसिफाइज द सेम अमाइनो एसिड, इट इज कॉल्ड सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसके बाद है मिससेंस म्यूटेशन। उसकी दो टाइप्स हैं, एक कंजर्वेटिव है और एक नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्या है? देयर इज अ चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। देखें यहाँ पे AGA था, यहाँ पे AAA हो गया, तो दरमियान वाला G इज रिप्लेस बाय A, नया कोडोन बन गया। अब ये कोडोन, नया कोडोन कोई नया अमाइनो एसिड कोड करेगा, लेकिन उस अमाइनो एसिड की केमिकल कैटेगरी वही होगी जो पहले वाले अमाइनो एसिड की केमिकल कैटेगरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं जी, आर्जिनिन था उसकी जगह पे अब लाइसिन आ गया। तो अल्टर्ड कोडोन स्पेसिफाइज केमिकली सिमिलर अमाइनो एसिड, दोनों की केमिकल कैटेगरी। आपने शायद क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, कुछ अमाइनो एसिड्स कोडोन सॉरी पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कोई रिंग स्ट्रक्चर्ड हैं, कोई न्यूट्रल हैं, कोई एसिडिक हैं, कोई बेसिक हैं। तो ये मतलब इनकी कैटेगरी कोई ना कोई सिमिलर होगी इन दोनों अमाइनो एसिड्स की, सॉरी आर्जिनिन और लाइसिन की। अच्छा, मिस सेंस में फिर नॉन कंजर्वेटिव है, उसमें क्या होगा जी, कोडोन चेंज हुआ, कोडोन चेंज होने के बाद वो नया अमाइनो एसिड कोड करेगा, और जो नया अमाइनो एसिड है वो केमिकली डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल अमाइनो एसिड, आइसोल्यूसिन बन जाएगा ATA से। तो अब आइसोल्यूसिन और आर्जिनिन इन दोनों की केमिकल कैटेगरी डिफरेंट है। इस किस्म का जो इफेक्ट होगा इसको नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि मिससेंस म्यूटेशन results in altered codon and it specifies a chemically dissimilar amino acid. अच्छा, इसी का जो इफेक्ट लास्ट है वो है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन का क्या मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा, और न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने के बाद जो नया अमाइनो एसिड बनेगा वो, सॉरी जो नया कोडोन बनेगा वो कोडोन स्टॉप कोडोन होगा। आप लोगों को शायद याद हो कि तीन स्टॉप कोडोन्स होते हैं, एक TAA है, एक TAG है और एक TGA है।
तो न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से कोई इनमें से अगर कोई कोडोन बन जाए तो उसकी फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगी, उससे आगे फिर प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन बनने रुक जाएगी। तो ये मतलब 4 किस्म के इफेक्ट हो सकते हैं ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्शंस के। अच्छा, फिर उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं जो सेकंड टाइप है इंडल म्यूटेशंस की। इंडल एक्चुअली कॉम्बिनेशन है इंसर्शन और डिलीशन का। IN फॉर इंसर्शन, DEL फॉर डिलीशन। उसमें क्या होगा कि यहाँ तो हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उतने ही रहते हैं, बस एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। इंडल में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोटाइड या तो ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओवरऑल बढ़ जाएंगे, या कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा तो ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, वो हम आगे देखते हैं क्या है। So insertion, the indel stands for insertion or deletion mutations, which are actually insertions or deletions of nucleotide pairs. इसको मतलब बेस पेयर इंसर्शन और डिलीशंस भी कहा जाता है, या इसको सिंपली इंडल म्यूटेशंस भी कह देते हैं। अच्छा जी, इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या इसका इफेक्ट हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं वही कोडोन है, वही सीक्वेंस था, उसमें ये एक एक्स्ट्रा जी ऐड हो गया। ACA पहले AA था, लेकिन ACA के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जी ऐड हो गया। अब उससे क्या हुआ है कि जो कोडोन से पहले ACA कोडोन था वो तो वही रहा, चेंज नहीं हुआ। उसके बाद अगला कोडोन था AAG, लेकिन अब उसकी जगह पे GAA आ जाएगा कोडोन। तो अब GAA जो कोडोन है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। फिर अगला कोडोन भी चेंज हो जाएगा, वो भी ग्लूटामिक एसिड है, फिर आर्जिनिन है। तो अब आप देखेंगे जो प्रोटीन नॉर्मल थी, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, बड़ी एक प्रोटीन का सीक्वेंस बना हुआ था, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज के ऐड होने से पूरे का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, पूरी पूरी प्रोटीन चेंज हो गई। इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसकी ऑपोजिट है डिलीशन, कि एक न्यूक्लियोटाइड अगर डिलीट हो जाए, और डिलीट होने से क्या होगा, अल्टीमेटली जो बाकी वाले जितने भी कोडोन्स हैं बाद वाले, वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो ये वाला ए था ये डिलीट हो गया, ठीक है, तो 3 ए थे, अब 2 ए रह गए, तो पहला कोडोन तो ये बन जाएगा ACA। अब नेक्स्ट हो गया AGA इन प्लेस ऑफ AA। तो AAG was coding for lysine, but now AGA is coding for arginine, next is glutamic acid, valine। तो ये प्रोटीन भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, एक न्यू प्रोटीन बन जाएगी इस पोर्शन के बाद। तो दिस इज हाउ इट कैन अफेक्ट, a single nucleotide change can affect overall protein sequence। अच्छा, इसको हम मजीद डिटेल में देखते हैं कि क्या है, ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। यहाँ आप देखें, यहाँ 3 सीक्वेंसेस हैं। ये पहला सीक्वेंस है, ये एक जीनोमिक सीक्वेंस है एक जीन का, कोई एक रैंडम जीन मैंने लिया था, कैट1 जीन है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना एक प्लांट है उसमें से, तो प्लांट का जीन, ये जीनोमिक सीक्वेंस है। इस जीनोमिक सीक्वेंस में मैंने ये चीज़ें हाईलाइट खुद की हुई हैं। इसमें आप देखेंगे ये ATG है इस जगह, ये स्टार्ट कोडोन, ठीक है। अच्छा, फिर ये कुछ पोर्शंस रेड हैं, कुछ पोर्शंस ब्लैक हैं, ये एंड पे दिया हुआ TGA, ये स्टॉप कोडोन। तो ओवरऑल इसके जो जीनोमिक सीक्वेंस है उसमें जो स्टार्ट कोडोन है उससे ऊपर वाला रीजन 5' UTR कहलाता है। ये जो रेड वाले पोर्शंस हैं ये बाद में RNA भी इन्हीं से बनता है, इनको एक्सोन्स कहते हैं या कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। इनके दरमियान वाले सीक्वेंसेस नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, इनको इन्फॉन्स कहा जाता है। तो ये जीनोमिक सीक्वेंस है। इसके बाद 3' UTR, ठीक है, ATG से ऊपर 5' UTR, ATG से नीचे जो स्टॉप कोडोन से नीचे 3' UTR। जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन में ये वाले जो इंट्रॉन्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे, वो रिमूव होंगे तो उसके बाद आपके पास ये सीक्वेंस, ये वाला स्टार्ट ये आ गया, और ये जो एंड वाला सीक्वेंस है ये इस जगह पे आ गया। तो RNA सीक्वेंस में सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होगा, 5' UTR सीक्वेंस होगा और 3' UTR सीक्वेंस होगा। फिर इसकी ट्रांसलेशन होगी, तो इससे ट्रांसलेशन से ये वाला प्रोटीन सीक्वेंस एक बनता है। ये आप देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हैं सारे। तो दिस इज हाउ इट अकर्स फ्रॉम जीनोमिक DNA ट्रांसक्रिप्शन टू ट्रांसलेशन। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस वही है, अच्छा यहाँ पे एक गॉनिन ऐड हो जाएगा किसी की वजह से, किसी भी वजह से, तो जो ट्रांसलेशन होगी वो यहीं से नॉर्मली होती है, जो सीक्वेंस है उसकी,
उससे क्या होगा कि पहला अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल वो ही है एटीजी, वो मीथेन को कोड करेगा। उसके बाद नॉर्मली ये वाले अमाइनो एसिड्स बन रहे थे, लेकिन एक अमाइनो एसिड ऐड होने के बाद बाकी सारी की सारी प्रोटीन चेंज होगी। सो दिस इज हाउ इट अकर्स एट प्रोटीन लेवल। तो एंड पे मोस्टली कुछ सीक्वेंस बच भी गए, हो सकता है उसका फ्रेम दोबारा वही बन गया हो, तो लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाए, तो अल्टीमेटली उसका फंक्शन भी चेंज हो सकता है। हो सकता है उसका फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या हो सकता है उसमें कोई नया फंक्शन आ जाए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जी ये तो अगर म्यूटेशन हुई है जी, कोई चेंज आया, पॉइंट म्यूटेशन हुई है कोडिंग रीजन में, प्रोटीन सीक्वेंस में अगर कोई म्यूटेशन हुई है उसकी वजह से सारा ये प्रोटीन का सीक्वेंस हर चीज़ चेंज हो जाएगी। व्हाट हैपन्स अगर कोई म्यूटेशन हो इस नॉन कोडिंग रीजन में, जो ऊपर वाली यूटीआर रीजन्स हैं, इंट्रॉन्स हैं, या यूटीआर से रीजन से ऊपर एक प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो तो उससे क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल वही सीक्वेंस दोबारा मैंने लिखा है, ये वाला रीजन यूटीआर्स हैं, ये जो रेड वाला है एक्सॉन्स हैं, ब्लैक वाले इंट्रॉन्स हैं, इसके बाद यहाँ पे 3' यूटीआर्स हैं। तो ये हम ना अपनी फिर नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जीन स्ट्रक्चर पूरा समझा दूं, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं सीक्वेंसेस के, यूटीआर्स क्या हैं, इससे वो यूटीआर से ऊपर क्या होता है, यूटीआर के बाद क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनमें म्यूटेशन आए तो ये प्रोटीन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोगों आई होप आप लोग क्वेश्चंस होंगे और आप क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।